बिहार विधान परिषद चुनाव का मतदान थोड़ी देर में शुरू होगा। सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान होगा। चुनाव में कुल 185 प्रत्याशियों के भाग्य के फैसला होगा। इसके साथ ही राज्य में 534 बूथ स्थापित किए गए हैं। चुनाव के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। राज्य के कुल 1,32,116 मतदाता 185 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। 7 अप्रैल को मतगणना होगी। बीजेपी ने इस चुनाव में 12 प्रत्याशी उतारे हैं, जबकि जेडीयू ने 11 प्रत्याशी उतारे हैं। एक सीट रालोसपा को दी गई है। वहीं आरजेडी ने 23 उम्मीदवार उतारे हैं। एक सीट सीपीआई को दी गई है। कांग्रेस की ओर से 24 विधान परिषद सीटों में 16 निर्वाचन क्षेत्र में प्रत्याशी उतारा गया है। एमएलसी चुनाव में मतदाता के रूप में वार्ड मेंबर, पंचायत समिति सदस्य, मुखिया, जिला परिषद सदस्य के साथ साथ अन्य जनप्रतिनिधि मतदान करेंगे। पटना में स्थानीय प्राधिकार निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत मतदाताओं की संख्या 5275 है, जिसमें पुरुष की संख्या 2460 और महिलाओं की संख्या 2815 है। तो चुनावी मौसम है बिहार में एमएलसी चुनाव का, और इस एमएलसी चुनाव को लेकर के लगातार तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो चुनावी सरगर्मी है वो एमएलसी चुनाव और साथ ही साथ जो उपचुनाव होने हैं उसको भी लेकर के बढ़ी हुई है। लेकिन जिस तरीके से बात की जाए आज की, तो आज एमएलसी चुनाव को लेकर के जो सरगर्मियां हैं वो काफ़ी बढ़ी हुई है, और 24 सीटों के लिए जो थोड़ी देर में मतदान है वो शुरू हो जाएगा। 7 अप्रैल को जो नतीजे हैं वो आने वाले हैं। अरुण चौरसिया हमारे साथ न्यूज़ रूम से जुड़े हुए हैं। अरुण, काफ़ी खास आज का दिन, 24 सीटों पर जो कह सकते हैं कि मतदान की प्रक्रिया है वो अब थोड़ी देर से में शुरू होने वाली है। किस तरीके से आज के इस चुनावी माहौल को, चुनावी प्रक्रिया को देख रहे हैं और क्या कुछ देखने को मिलेगा? निश्चित रूप से राहुल, आज का दिन खास है, विशेषकर बिहार में 24 विधान, जैसा कि आपने बताया, 24 विधान परिषद सीटों के लिए अब से थोड़ी देर बाद यानी 8 बजे से मतदान शुरू होगा। और इसमें जो है ये 24 सीटों के लिए हो रहा है, जिसमें करीब बताते चले कि 185 प्रत्याशी कुल अलग अलग दलों के और गैर दलों के 185 प्रत्याशी मैदान में हैं और 1,32,000 कुल मतदाता हैं। सबसे हैरानी करने वाले या कहें कि कुछ अलग हट के है तो इसमें महिला मतदाताओं की संख्या पुरुष मतदाताओं से ज़्यादा है। पुरुष मतदाता करीब 62,000 हैं, जबकि जो महिला मतदाता हैं उनकी संख्या जो है 69,000 से है। तो जब से ये घोषणा हुई है, घोषणा से पहले चुनाव आयोग ने जब से विधान परिषद के चुनाव की घोषणा की है, अधिसूचना जारी की है, उससे पहले से ही संभावित जो प्रत्याशी थे वो मैदान में चुनाव की तैयारी कर रहे थे। और जब से अधिसूचना जारी हुई उसके बाद से लगातार जो भी प्रत्याशी हैं, चाहे वो एनडीए के हों या आरजेडी के हों या कांग्रेस के हों और जो अन्य निर्दलीय खड़े हैं, वो सभी प्रत्याशी अपने अपने पक्ष में मतदान के लिए वोटरों को आकर्षित करने के लिए, उनका अपना मत देने के लिए तरह तरह से प्रचार कर रहे हैं जी। अब आपको बताते चलें कि ये जो चुनाव है इसमें वोटर आम वोटर नहीं होते हैं, बल्कि जो जनप्रतिनिधि हैं वही इसमें वोट करते हैं। और जो वोटर हैं उनमें मुख्य रूप से जो सबसे निचले पंचायती राज विभाग में सबसे निचला जनप्रतिनिधि जो होता है, वार्ड सदस्य पंचायत का, वो इसमें वोटर होता है। उसके बाद पंचायत समिति, जिला परिषद के सदस्य, मुखिया और जो नगर निकाय है उसके जो वार्ड पार्षद होते हैं वो इसके वोटर होते हैं। इसके साथ ही विधायक, विधान पार्षद और सांसद, यानी एक विधान पार्षद को चुनने के लिए सांसद भी वोट करते हैं। तो इसलिए ये वोट अलग है। और इसके साथ ही अलग ये है कि ये ईवीएम से चुनाव नहीं हो रहा है, बल्कि ये बैलेट बॉक्स के जरिए चुनाव हो रहा है और इसमें मोहर नहीं मारना होता है। इससे अलग बात यह है कि इसमें मोहर नहीं लगाना है, बल्कि प्रायोरिटी देनी होती है कि प्रथम वरीयता क्रम के रूप में हमें किन्हें पसंद है। अगर वो एक से ज़्यादा प्रत्याशी को अगर वोट देना चाहें तो वो 1 और 2 लिखकर ये दे सकते हैं। यानी आम वोटर से, आम मतदान से ये अलग होता है, इसलिए इसमें खास दिलचस्पी होती है। और जो वोटर होते हैं वो आम नहीं बल्कि जनप्रतिनिधि खुद होते हैं। राहुल, बिल्कुल, तो जनप्रतिनिधि खुद होते हैं। पार्टी वार अगर हम बात कर लें इस 24 सीटों के चुनाव को लेकर के, तो कहीं ना कहीं इस बीच कई जो सियासी समीकरण हैं वो लगातार देखने को मिलते रहे। कई बार जो चीज़ें हैं वो टूटती बनती रही। तो किस तरीके से अलग अलग जो पार्टियां हैं उन्होंने जो जोर आजमाइश लगाई है उसका कैसे प्रतिफल देखने को मिल सकता है, या फिर क्या कुछ देखने को मिला है अब तक? हाँ देखिए, अभी जैसे चुनाव हो रहा है और प्रत्याशी खड़े हैं, एनडीए निश्चित रूप से एकजुट होकर चुनाव लड़ रहा है। एनडीए में सबसे ज़्यादा भाजपा 12 सीट पर चुनाव लड़ रही है, जबकि जेडीयू 11 सीट पर और एक जो है
जो पशुपति कुमार पारस की पार्टी है उनकी पार्टी चुनाव लड़ रही है। वहीं महागठबंधन की बात करें तो जो पिछला उपचुनाव हुआ था कुशेश्वर स्थान और तारापुर में, जिस तरह से कांग्रेस और आरजेडी अलग अलग चुनाव लड़ी थी, वही स्थिति इस विधान परिषद के चुनाव में भी है। जो आरजेडी है उसने वामपंथी दलों के साथ सहयोग के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ रही है, जिसमें आरजेडी 23 सीटों पर और 1 सीट वामपंथी को दिया है। वहीं कांग्रेस 16 सीट पर चुनाव लड़ रही है। ये कह सकते हैं कि 24 सीटों के लिए कांग्रेस को हर जगह उसके प्रत्याशी भी नहीं मिल पाए। यही वजह है कि सिर्फ 16 जगहों पर वो चुनाव लड़ रही है। तो महागठबंधन अलग अलग चुनाव लड़ रही है और एनडीए जो है एकजुट होकर चुनाव लड़ रही है। अब देखना है कि जो जनप्रतिनिधि जो वोटर हैं वो इसे किस रूप में किसे आशीर्वाद देते हैं, क्योंकि आम वोटर और इस चुनाव के वोटर में खासा अंतर है। इसमें जो भी वोटर हैं वो जागरूक हैं, कहीं न कहीं जनता के प्रतिनिधि हैं, प्रतिनिधि बनकर वो चुनाव जीते हैं और उसके बाद वो वोटिंग कर रहे हैं। तो वो कहीं न कहीं नफ़ा नुकसान अपने पंचायत के लिए सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो विधान परिषद चुने जाएंगे वो जो जनप्रतिनिधि चुने जा रहे हैं उनके लिए कैसे बेहतर व्यवस्था हो, इस पर विशेष फोकस करेंगे। यही वजह है कि चुनाव प्रचार के दौरान जो भी प्रत्याशी हैं, चाहे भाजपा के हों, जीडी के हों या आरजेडी के हों, कांग्रेस को हों, सबने आश्वासन दिया है, जैसे सबने ये वादा किया है कि अगर उन्हें मौका मिलेगा तो जनप्रतिनिधियों को जो समस्याएं हो रही है या उनके जो सुविधा मिल रही है उसमें कैसे बढ़ोतरी हो, इसकी मांग जो है वो विधान परिषद में संबंधित जो सदन है वहाँ रखेंगे। तो ये खास चुनाव है और इसमें देखना है कि एनडीए जिस तरह से एकजुट होकर चुनाव लड़ रहा है तो उसका फायदा उसे मिलता है, और आरजेडी जिस तरह से अकेले लड़ रही है सिर्फ एक वामपंथी दलों के साथ गठबंधन करके, और कांग्रेस अलग लड़ रही है, तो क्या इसका नुकसान होता है या फिर जो जनता है वो अपने अपने हिसाब से, जनता यानी जो वोटर हैं वो अपने अपने हिसाब से वोट देते हैं। चूंकि इसमें राजनीतिक दल की भी प्रतिबद्धता होती है, जो जिस दल के साथ रहते हैं अधिकांश जो वोटर है उसी दल के प्रत्याशी को वोट करते हैं। इसके साथ ही इस चुनाव में कई तरह के और भी शिकायतें भी आती है या चर्चा भी होती है कि इसमें धनबल का भी प्रयोग काफ़ी होता है। हालांकि आधिकारिक रूप से इसकी पुष्टि ना तो कोई राजनीतिक दल या ना चुनाव आयोग करता है, लेकिन ऐसी चर्चा होती है। अब देखना है कि जो वोटर हैं, जो जागरूक वोटर हैं, वो किस आधार पर इसमें वोट करते हैं और किसे अपना मत देते हैं। बिल्कुल, तो जिस तरीके से लगातार जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं और स्थानीय निकाय क्या कह सकते हैं कि जो मुखिया हैं, वार्ड पार्षद है या फिर जो इस इकाई के लोग हैं वही इसमें वोटिंग करते हैं, इनको लुभाने की कोशिश की जाती रही। आरजेडी ने भी ये वो मानती रही कि कहीं ना कहीं जो उसके समर्थित प्रत्याशी हैं इस पंचायत चुनाव में वो जीत करके ज़्यादा, इसलिए आरजेडी का जो मनोबल है वो शुरू से ही ऊंचा होता आया है। लेकिन क्या लगता है कि जिस तरीके से लुभाने की कोशिश लगातार पार्टियां करती रही इन सभी वोटरों को, जो मूड है वो किस तरीके का होगा, जो प्रत्याशी जिनको वोट करना है या फिर उनके मन में क्या कुछ चल रहा होगा कि किस तरीके से उनका भला होना है और कैसे वो एमएलसी चुन करके भेजेंगे सदन में? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से वादे हैं जो हर एक राजनीतिक दल ने किया है, चाहे भाजपा हो, जेडीयू हो या आरजेडी हो। ये 3 दल जो हैं प्रमुख रूप से मैदान में हैं और तीनों ने अपने अपने स्तर से कई तरह के वादे किए हैं, आश्वासन दिया है कि अगर उन्हें जीत मिलती है तो वो इस तरह के मुद्दे को जो है वो फोकस करेंगे। इसमें सबसे जो ज़्यादा फोकस किया जा रहा है कि जो जनप्रतिनिधि हैं पंचायती राज स्तर के, यानी वार्ड पार्षद हैं, मुखिया हैं, पंचायत समिति के सदस्य हैं, जिला परिषद हैं, उनकी जो सुविधा है, उन्हें सुविधाओं में बढ़ोतरी कैसे हो, उन्हें और सुविधाएं दी जाए, इसको लेकर कई राजनीतिक दलों के लोगों ने वादे किए हैं, जो वो उनकी सुविधाओं को बढ़ाने के लिए। इसके साथ ही जो पंचायत राज भवन है, अभी भी ऐसे कई पंचायत हैं जहां मुखिया या जो अन्य जनप्रतिनिधि हैं उन्हें बैठने के लिए सही से पंचायती राज भवन नहीं है। तो उस भवन को कैसे प्राथमिकता के आधार पर बनाया जाएगा अपने विधान परिषद के कोटा से, या सरकार से इस मांग को विधान परिषद में उठाया जाएगा। इस तरह की मांगे, इस तरह का आश्वासन जो है वादे विभिन्न राजनीतिक दल के नेताओं ने किए हैं। आरजेडी भी, तेजस्वी यादव लगातार जो इस चुनाव को लेकर अलग अलग जो क्षेत्र हैं वहां अपने प्रत्याशियों के साथ दौरा किया है, वहां वोट मांगा है। वहीं बीजेपी भी इसमें जो है काफ़ी, यहाँ सांसद और विधायक से लेकर कई केंद्रीय मंत्रियों ने भी जो संबंधित प्रत्याशी हैं बीजेपी की, उसके लिए वोट मांगा है। जो पंचायती राज विभाग के मंत्री हैं सम्राट चौधरी, उन्होंने भी कई इलाकों का दौरा किया, दरभंगा समेत कई जगहों में उन्होंने जनसभा की और आश्वासन दिया कि बिहार सरकार, उनकी जो सरकार है
जो लोकल जनप्रतिनिधि है उनकी सुविधाओं के लिए या उनका जो अधिकार है पंचायती राज विभाग में, वो अधिकार कैसे बेहतर तरीके से लागू हो और उनको जो अधिकार जो है वो कैसे उस पावर का इस्तेमाल करें, इसके लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इस बीच सुरक्षा का मामला आया था क्योंकि कई जनप्रतिनिधियों की हत्या हो गई थी, उन पर हमले हुए थे। ये भी मुद्दा इस चुनाव में रहा है और कई राजनीतिक दल के जो प्रत्याशी हैं या जो नेता हैं उन्होंने आश्वासन दिया है कि उनकी सुरक्षा को लेकर पर्याप्त कदम उठाए जाएंगे। हालांकि सरकार ने कई कदम उठाए हैं, उन्हें लाइसेंस देने के लिए कहा है कि प्राथमिकता के आधार पर हथियारों का लाइसेंस दिया जाएगा, या अगर उन्हें लगता है कि उन्हें सुरक्षाकर्मी की ज़रूरत है इसके लिए प्रावधान बनाने की बात बिहार सरकार ने कही है। तो अपने अपने स्तर से हर एक राजनीतिक दल ने ये आश्वासन दिया है, ये वादा किया है कि वो पंचायती राज के जो जनप्रतिनिधि हैं उनके लिए बेहतर काम करेंगे। अब देखना है कि जो ये वोटर हैं, ये जो जनप्रतिनिधि हैं, वो किसके आश्वासन पर, किसके वादे पर भरोसा करते हैं। अरुण, दो चुनाव, बोचहा का जो उपचुनाव है उसको लेकर भी और एमएलसी चुनाव, दोनों चुनावों को लेकर के जो गहमा गहमी सियासी माहौल है वो लगातार गर्म रहा और इस बीच मुकेश सहनी का भी एक प्रकरण आया, उन्होंने भी उम्मीदवारी जो है वो देने का फैसला किया। तो जो लोग निर्दलीय उतरे हैं या फिर कहीं ना कहीं जो पार्टी से एक अलग हटकर अपना एक अलग रास्ता चुन करके इस मैदान में उतरे हुए हैं, उनके लिए यह लड़ाई जो है वो कितनी अहम है और कितनी चुनौती वाली मानी जा सकती है? देखिए राहुल, जैसा हमने पहले बताया कि ये चुनाव में पार्टी प्रत्याशी जरूर खड़ा करती है, लेकिन जो विधान परिषद है उसमें पार्टी के सिंबल का उपयोग नहीं होता है। इसीलिए निर्दलीय प्रत्याशी, कई ऐसे क्षेत्र में निर्दलीय प्रत्याशी हैं जो वर्तमान में पार्षद थे, विधान पार्षद थे, लेकिन इस बार उनका टिकट कट गया तो वो फिर से निर्दलीय खड़ा हुए हैं और कई जगह है वो कड़ी टक्कर दे रहे हैं। और ऐसी पहले भी देखा गया, पहले के चुनावों में भी, कि कई ऐसे निर्दलीय प्रत्याशी ने भी जीत हासिल की है। इसलिए निर्दलीय प्रत्याशियों को कमजोर आंका नहीं जा सकता है, क्योंकि इस जो चुनाव होता है, इस चुनाव में जो गुना भाग है वोटर का, वो आम चुनाव से थोड़ा अलग है। क्योंकि अगर इलाके में कोई प्रभुत्व रखता है, अपना प्रभाव रखता है जनप्रतिनिधियों के बीच, तो उसको आसानी से आशीर्वाद मिल सकता है इन जनप्रतिनिधियों के लिए। तो ये आसान नहीं है कि जो अगर पार्टी के कैडर हैं, पार्टी ने जिन्हें समर्थन दिया है वही जीत हासिल करे, निर्दलीय प्रत्याशी भी जीत हासिल कर सकते हैं। और जैसा कि अभी चुनाव प्रचार के दौरान देखा गया कि जो 24 सीटों के चुनाव हो रहे हैं उनमें से कई ऐसी सीटें हैं जहां निर्दलीय काफ़ी बढ़त में है, यानी निर्दलीय के बारे में कहा जा रहा है कि वो भी चुनाव जीत सकते हैं। तो ये चुनाव कांटे का मुकाबला है। और जहाँ तक आपने उपचुनाव की बात कही, तो चूंकि बोचहा जो सीट है जहाँ पर चुनाव हो रहे हैं, उपचुनाव हो रहा है, वो वीआईपी की सीटिंग सीट थी, वहाँ उसके विधायक का निधन हो गया था, उसके बाद ये सीट खाली हुई थी। इसी बीच बीजेपी और वीआईपी के बीच अनबन हुई थी, जिसके बाद जो है बीजेपी ने इस सीट पर अपना प्रत्याशी दिया है, वीआईपी ने भी दिया है और आरजेडी में ने दिया है। इस बीच काफ़ी उलटफेर ये हुआ कि जिसे वीआईपी अपना प्रत्याशी बनाना चाह रही थी वो आरजेडी खेमे में चला गया और आरजेडी से वो प्रत्याशी हो गया। और जो आरजेडी में रहे थे रमई राम, काफ़ी दिनों से मंत्री भी रहे आरजेडी कोटे से, उनकी बेटी वीआईपी से प्रत्याशी हो गई है। तो काफ़ी उलटफेर हुआ है और वहाँ देखा जा रहा, हालांकि जो तीनों दल हैं, तीनों दलों की तरफ से काफ़ी मेहनत किया जा रहा है। वहाँ के मुकेश सहनी लगातार कैंप कर रहे हैं, वहीं बीजेपी और आरजेडी के भी नेता कैंप कर रहे हैं और हर कोई दावा कर रहा है कि जनता का आशीर्वाद उन्हें मिलेगा। अब देखना है कि जनता का आशीर्वाद सही में किसे मिलता है। चलिए, बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि आशीर्वाद किससे मिलता है ये देखने वाली बात होगी। कुछ हम आंकड़े देख रहे थे, जो वोटर्स वोट करने वाले हैं, तो महिलाओं की जो संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा है, 69,000 के आसपास, और पुरुष मतदाताओं की संख्या 62,000 के आसपास नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं जो महिला जो वोटर्स हैं उनकी संख्या ज़्यादा है। तो क्या लगता है कि महिलाओं की जो भागीदारी है वो किस तरीके से होगी? और कहीं ना कहीं, हालांकि ये इलेक्शन ज़रूर कई मायनों में अलग है, लेकिन जो महिला वोटर्स या फिर कह सकते हैं कि जो महिला मानसिकता की जो चीज़ें होंगी वो कितना असर डालेंगी और महिलाओं का कितना असर फैक्टर जो देखने को मिलेगा इस चुनाव में? देखिए, निश्चित रूप से महिलाओं का असर दिखेगा ही, और कहा ऐसा माना जा रहा है कि महिला प्रतिनिधि जो वोटर हैं जिसके साथ रहेंगी, जीत उसी की पक्की होगी। चूँकि ये जो इसमें वोटर हैं वो पंचायती राज विभाग से जो जनप्रतिनिधि है वही है, और पंचायती राज विभाग में जो जनप्रतिनिधि हैं वहाँ 50% आरक्षण है महिलाओं के लिए। और ऐसा देखा गया है कि महिला सीट से तो जीत ही रही है। कई ऐसे सीट हैं जहाँ
सामान्य सीट है जहां महिलाओं का आरक्षण नहीं है, वहां से भी महिलाएं जीत कर आ रही हैं। यही वजह है कि ये जो वोटर है, यानी कि जो महिला प्रतिनिधियों की संख्या है, चलिए बिल्कुल आपके वो पास पुरुष वापस लौटेंगे अरुण। मरगूब आलम भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं।